नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरेस्टर गियर्स को लेके है। आमतौर पर इनको एयरक्राफ्ट्स को लैंडिंग करते वक्त स्लो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनको मोस्टली एयरक्राफ्ट कैरियर या शॉर्ट रनवेज में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर एयरक्राफ्ट को रुकने के लिए सफिशिएंट रनवे मौजूद नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में एरेस्टर गियर्स को एयरक्राफ्ट को जल्दी स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी इनको इमरजेंसी में एयरक्राफ्ट्स को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर पायलट को लगता है कि एयरक्राफ्ट अपने ब्रेकिंग सिस्टम की मदद से रनवे से एंड होने से पहले वहां पर रुक नहीं पाएगा। ऐसे गियर्स एयरक्राफ्ट कैरियर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नॉर्मली इन गियर्स को हम लोग अभी तक बाहर देशों से इंपोर्ट करते आ रहे थे, लेकिन अभी इंडिजिनस तरीके से इनको भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम अभी एयरक्राफ्ट एरेस्टर गियर एनजी रखा जा रहा है, जिनको अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट शुरू होने से पहले ही डीआरडीओ की तरफ से एक फ्रेश एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया जा रहा है, जिसमें एक पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर इन एरेस्टर गियर्स को बनाने का फैसला किया जा रहा है। यानी कि अभी डीआरडीओ की तरफ से जो एरेस्टर गियर्स होंगे, इनको एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप करेंगे और उसके बाद जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इसमें डीआरडीओ के साथ डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर रहेगा, वो आगे चलकर इनको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के टेंडर को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन नेवी के लिए करीब 27 नए कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया गया है और इसके लिए एक टेंडर को भी फ्लोट किया गया था। उसमें अभी रफाल एम और F-18 दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि दोनों को अभी एंड में शॉर्टलिस्ट करके रखा गया है। दोनों ही फाइटर जेट्स को अभी नेवी की तरफ से अच्छे तरीके से इवैल्यूएट किया जा चुका है और हमारी गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में इन दोनों एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जा चुका है, पर अभी तक इस डील को फाइनल नहीं किया गया है और ना ही ये बताया गया कि इन दोनों में से किसी एक फाइटर जेट को नेवी में इंडक्ट किया जाने वाला है। यानी कि ओवरऑल इस टेंडर में कौन विनर है ये अभी तक क्लियरली बताया नहीं जा रहा है। लेकिन अभी फ्रांस के कुछ मीडिया की तरफ से रिपोर्ट दिया जा रहा है कि फ्रांस को अभी भारत की नेवल टेंडर मिल चुकी है और अभी भारत की तरफ से रफाल एम को अपनी नेक्स्ट कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि F-18 को पीछे छोड़कर रफाल एम आगे निकल चुका है। इसके अलावा इसी साल मार्च के महीने में जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत आने वाले हैं, तो उसी दौरान इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया और भारत की तरफ से अभी तक जितना भी डाटा दिया गया था उसके मुताबिक दोनों ही कंटेंडर अभी भी टेंडर में बने हुए हैं और हालांकि टेक्निकल एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी जो फाइनल प्राइस नेगोशिएशन होने वाला था और टेक्निकल एवोल्यूशन की डाटा लिया गया था उसको एनालाइज करना बाकी है। पर फिर भी अगर फ्रेंच मीडिया की बात सच निकलती है तो शायद जल्दी ही भारत की तरफ से इस डील को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा सकता है, जिसमें इस टेंडर की विनर का नाम बताया जा सकता है। अगला अपडेट लिथियम आयन बैटरी पैक को लेके। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को लिथियम आयन बैटरी पैक को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, क्योंकि आगे चल के हमारे डिफेंस फोर्सेस में जहाँ जहाँ पर कन्वेंशनल लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, उनको धीरे धीरे करके हम लोग लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये सिस्टम हमारे सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाने वाला और हमारे सभी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर में बनाए जाने वाले सबमरीन्स में आगे चल के आईपीएस सिस्टम के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी पैक को इंस्टॉल करने का प्लान किया जा रहा है। इस वजह से अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से तोशिबा कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू को साइन किया जा रहा है, जिसके चलते वो भी आगे चल के भारत में लिथियम आयन बैटरी पैक को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और इनको हमारे अलग अलग डिफेंस एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी तक ये क्लियर तो नहीं है कि इनको कौन कौन सी सिस्टम में इस्तेमाल किया जाएगा, पर कुछ सोर्सेज का कहना है कि आगे चल के लिथियम आयन बैटरी पैक को सिर्फ सबमरीन से हमारे शिप्स में इस्तेमाल करने के बदले इनको हमारे एग्जिस्टिंग मिसाइल्स में भी इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है, जो कि बेहतर पावर को प्रोवाइड करने के साथ साथ हल्के भी होने वाले हैं, जिसमें हमारी मिसाइल होगा उसकी वेट काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक अगर हम 1 स्क्वायर फीट के एरिया में हमने एक कन्वेंशनल बैटरी पैक को रखा हुआ है और उसको हमको लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस करना होता है, तो सेम जगह में अगर हम सेम डायमेंशन की एक लिथियम आयन बैटरी पैक को रखते हैं तो हमें ये पहले की लीड एसिड बैटरी सेल के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा पावर को दे सकता है। यानी कि सेम जगह में हम 2 गुना ज़्यादा पावरफुल बैटरी पैक को रिप्लेस कर सकते हैं और साथ ही इसका वेट भी अब पहले की बैटरी के मुकाबले लगभग 1/3 के आसपास रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारे मिसाइल के लिए बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है।
अगला अपडेट सबमरीन्स को लेके। आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर वर्तमान इंडियन नेवी की तरफ से जल्दी अपनी P-75 टेंडर को फाइनलाइज नहीं किया जाता है या एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन्स को खरीदा नहीं जाता है तो 2030 के बाद पाकिस्तान की अंडर वाटर फ्लीट इंडियन नेवी की अंडर वाटर फ्लीट को मैच करने लायक बन सकता है, जो कि अभी बहुत ही खराब पुअर कंडीशन में। फिलहाल अभी हमारे पास पाकिस्तान की नेवी के मुकाबले अच्छी खासी अंडर वाटर स्ट्रेंथ और एडवांटेजेस मौजूद है, लेकिन इन 2030 के बाद जब हमारे सुकुमार क्लास के और किलो क्लास के पुराने सबमरीन रिटायर होने लगेंगे तब पाकिस्तान की जो अंडर वाटर स्ट्रेंथ रहेगा वो हमको मैच करने लायक बन जाएगा, क्योंकि 2030 तक उनके पास 10 से 11 सबमरीन होने वाले हैं। और अभी अगर प्रोजेक्ट 75 को फाइनलाइज किया आता है तो तब भी इसके अंदर बनाए जाने वाले सबमरीन हमको 2027 के बाद ही डिलीवर होने वाले हैं। और अभी अगर इसको फाइनल करने में देरी की जाती है तो इसके अंदर जिन सबमरीन को इंडक्ट करने का प्लान रखा गया था इनकी डिलीवरी 2030 से भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसे कंडीशन में भारत शायद एडिशनल 3 कलवरी क्लास की सबमरीन को खरीदने के लिए जा सकता है, क्योंकि वर्तमान प्रोजेक्ट 75 को फाइनलाइज करने में हमको काफ़ी दिक्कत हो रहा है और इसकी डिले होने की चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो पिछले साल ऐसे एक ऑफर मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से नेवी को दिया गया था कि अगर नेवी चाहे तो कलवरी क्लास की 3 और एडिशनल सबमरीन के लिए भी ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, जिससे मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से 2027 के अंदर ही इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। पर तब इस बात को नेवी की तरफ से इनकार कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से सेम तरह की ऑफर भारत को फ्रांस की तरफ से दिया जा सकता है। और अभी मार्च में जब फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत के गस्त पर आएंगे तब एडिशनल 3 सबमरीन को खरीदने के लिए भारत और फ्रांस के बीच बातचीत किया जा सकता है। फ्रांस पहले से ही भारत की प्रोजेक्ट 75 टेंडर से बाहर हो चुका है, क्योंकि उनके सबमरीन हमारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और अभी वो अपने तरफ से एडिशनल 3 कलवरी क्लास की सबमरीन को यानी कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को भारत को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे ये ऑफर भारत के लिए अभी इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी कलवरी क्लास की आखिरी सबमरीन इंडियन नेवी को डिलीवर करने के बाद मझगांव डॉक लिमिटेड की सबमरीन फैसिलिटी खाली पड़ा हुआ है। तो अगर अभी 3 एडिशनल सबमरीन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया आता है तो ये तुरंत इनको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकते हैं और इन सबमरीन को 2027 से पहले भारत को डिलीवर किया जा सकता है। अगला अपडेट सागर डिफेंस एंड इंजीनियरिंग की तरफ से। अगर आप सभी को याद होगा तो पिछले साल की नवंबर या दिसंबर में सागर डिफेंस एंड इंजीनियरिंग की तरफ से अपने एक ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट को रिवील किया गया था। इनिशियली इसको आईडेक्स 2022 के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसमें नेवी की तरफ से काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया गया था। उसके बाद नेवी की तरफ से सागर डिफेंस की तरफ से डेवलप किए गए इस ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट को खरीदने का फैसला किया गया था और पहले लिमिटेड नंबर में इनको खरीदने के लिए एक प्रपोजल को पास किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि फाइनली नेवी की तरफ से ऐसे 12 बोट को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को सागर डिफेंस के साथ साइन किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि इसको अभी सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पज के लिए खरीदा जा रहा है, लेकिन अभी अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आगे चल के इसको और भी ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर किया जा सकता है। इन बोट्स की खास बात ये कि इनको स्वाम में भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं और इनको अलग अलग तरह के रोल जैसे कि नॉर्मल पेट्रोल हो जाए या फिर हाई स्पीड इंटरसेप्शन हो जाए, उन सभी रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑटोनोमस मोड में इनको बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के हमारे बॉर्डर लाइन की पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।